हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बनाने में कामयाब हो गई। प्रदेश के 2 करोड़ मतदाताओं ने एक बार फिर से बीजेपी पर विश्वास तो जताया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर हरियाणा में चुनाव तो लड़ा। किसानों के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और इसके साथ साथ विपक्ष के जबरदस्त प्रहार का यहाँ तोड़ तो निकाल लिया, लेकिन पार्टी की अंदरूनी कलह समाप्त होती हुई नजर नहीं आ रही। जी, ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है और महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह और उनके मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें दिग्गज नेता नाखुश, नाराज नजर। उन नेताओं में अनिल विज को तो कैबिनेट मंत्रालय में जगह मिल गई, इसलिए अनिल विज के तो गहावों पर यहाँ पर मरहम लगा दी गई। लेकिन रणजीत सिंह के अलावा दिग्गज नेता रहे रामविलास शर्मा, जिनको तो चुनाव तक नहीं लड़वाया गया, और जींद की सफीदो सीट से विधानसभा का मामूली अंतर से चुनाव जीते राम कुमार गौतम भी बार बार ध्यान देते रहे कि आखिरकार उन्हें भी कोई जिम्मेदारी दी जाए। रामकुमार गौतम को भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से दरकिनार कर दिया। बीजेपी में चंद दिनों पहले ही शामिल हुए रामकुमार गौतम को न तो कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई और ना ही वे कैबिनेट में शामिल हो पाए। इसके पीछे जब पूछने का प्रयास किया गया तो पार्टी सूत्रों ने बताया कि रामकुमार गौतम दूसरे राजनीतिक दल से आने वाले नेता हैं और दूसरे दलों से आने वाले राजनेताओं को भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती है। यानी कि जो राजनेता आरएसएस की पृष्ठभूमि से संबंध रखेगा, बीजेपी राजनीतिक रूप से उसे ताकत देती है। ये एक पुरानी परंपरा है। लेकिन क्या आने वाले वक्त में अब यहाँ पर बड़ी कोई सेंधमारी होती हुई नजर आएगी? क्या बड़ा कोई सियासी खेल होता हुआ नजर आएगा? क्या रामकुमार गौतम पिछले कार्यकाल की तरह जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला को उन्होंने निशाना बनाया था, इस बार नायब सैनी को निशाना बनाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बीजेपी के पास यदि देखें हरियाणा में तो महज 2 ही सीटें बहुमत से ज्यादा है, और यदि रामकुमार गौतम जैसे नेता इधर उधर अपना सियासी भविष्य तलाशते हैं, हालांकि उम्र 78 वर्ष हो चुकी, तो ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि जिस तरीके का सियासी माहौल देखने को मिल रहा है, वो माहौल वाकई दिलचस्प है और इस माहौल को भुनाने की कोशिशें भी अब यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस पार्टी सीएलपी लीडर को चुनने की जुगत में जुटी हुई है। अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि कौन यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष होगा और किसे जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो प्रस्ताव रखा है और कांग्रेस हाईकमान को ये जिम्मेदारी दी गई है कि हाईकमान ही तय करेगा कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा। ऐसे में इतना तो यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो सीएलपी लीडर नहीं होंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक भूपेंद्र हुड्डा के गुट के ही किसी भी नेता को सीएलपी लीडर बनाया जा सकता है, क्योंकि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच राजनीतिक तलखी देखने को मिलती है। ऐसे में रामकुमार गौतम के बेटे रजत गौतम ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने चंद दिनों पहले ही सफीदों में एक जनसभा के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं गंदी राजनीति को अलविदा करता। सुनिए रामकुमार गौतम के बेटे रजत गौतम क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्ट डली शाम को और बड़ी वायरल हो गई। बहुत फोन आ रहे हैं लोगों के, दोस्तों के, साथियों के कि यार क्या लिख देते हो, हमसे क्यों दूर जा रहे हो, राजनीति से दूर जा। मैं कल वाकई में मन उदास हो गया था, इसमें मैं छुपाऊंगा नहीं अपना। जब बाबूजी को जगह नहीं मिली मंत्रिमंडल में, सम्मान नहीं मिला, बेसिकली मंत्री तो कोई बात नहीं होती, सम्मान की बात होती है, थोड़ा सा फीलिंग आई। लेकिन हमारी पहली जिम्मेवारी आपकी तरफ है, सफीदों की तरफ है, हमारे और जो साथी हैं नारनौंद के या और भी कहाँ के जो सारे साथी हैं उनकी तरफ है। तो बिल्कुल मैं एज ए चैलेंज ले रहा हूं। अब तक तो हो सकता है जो मंत्री बन के भी हम हो सकता है रिलैक्स हो जाते हैं, ज्यादा काम नहीं करते, अब दुगनी ताकत से काम करेंगे। और बिल्कुल जो आप लोगों के साथ हमने एक सपना भी देखा था, जैसे सफीदों में आए तो सफीदों में देखा था कि सफीदों में ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, तो बिल्कुल पूरी ताकत से काम करेंगे। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, बिल्कुल 24 घंटे साथ रहूंगा। मैं संडे को वहां आ जाऊंगा अपना,
आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि आप सारे के सारे जो आप सोच सकते हो कि ये हमारे गांव में, ये हमारे वार्ड में, ये हमारे सभी शहर में ये चीज होनी चाहिए, ये समस्या है, ये चीज होनी चाहिए, आप वो अपने एक नोट भी बना लो। हम संडे को मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे ये बात मैं सारी बता दूंगा। उसके बाद हम रोड मैप तैयार करेंगे, तो पूरी ताकत से आपके साथ लगूंगा। अब मैं बस आ जाऊं आपके बीच में। और कल जितने सारे बच्चों को नौकरी मिली है, सब भाइयों को, बहुत भाइयों को, हमारी बहनों को बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। मजा आ गया ना, ये होती है सरकार। तो नायब सैनी जी को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई, सब मंत्रियों को बधाई, और खासकर उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पहली कलम से ही, लोग कहते हैं छक्का मार दिया, अट्ठा मार दिया, छक्का अट्ठा नहीं, उन्होंने सीधा ही 100 रन मार दिए, सेंचुरी मार दी है। और जो पहले कहावत थी ना कि भाई कोई बन जाओ भाई, मारे तो बन के क्या बोरी गिरेगा, तो 24,000 जितने बच्चे लगे उन सबके तो बोरी कल गिरी थी ना। और बाकी मेहनत करो, अगली बार नंबर आपका आएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। तो सुना आपने रजत गौतम को, जो पिछले दिनों ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उनके पिता राम कुमार गौतम ने ही उनको शामिल करवाया था और हाईकोर्ट में एक अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवाएं देते। ऐसे में अब क्या राम कुमार गौतम के अलावा राव इंद्रजीत सिंह जैसे बड़े चेहरे भी अब यहाँ पर कुछ बड़ा संगठन बना करके बीजेपी को झटका देने की तैयारियां करेंगे। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तीसरी पंक्ति में बैठे हुए नजर आए। निराशा उनके चेहरे से साफ झलकती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद रहे, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह पीएम मोदी से भी वहां पर जिस तरीके से उन्होंने एंट्री की, वो एक अलग ही दृश्य को दर्शाता था, और जिस तरीके से उनकी नाराजगी दिखाई दे रही थी वो वाकई दिलचस्प। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह और डॉक्टर मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों को पार्टी ने हरियाणा में विधायक दल का नेता चुनने के लिए ऑब्जर्वर बनाकर भेजा। वहां पर उस बैठक में भी यहाँ पर अमित शाह के साथ मौजूद नजर आए राव इंद्रजीत सिंह। हालांकि काफी दूर बैठे हुए थे, मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीब थे, लेकिन विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुने जाने पर तमाम नेताओं ने जिस तरीके से पार्टी का यह फैसला स्वीकार किया, स्वागत किया, तालियां बजाई, राव इंद्रजीत सिंह खामोश रहे। बेटी को मंत्रालय जरूर मिल गया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने की इच्छाएं खत्म नहीं हुई है। राव इंद्रजीत सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी संगठन को इस चीज से आगाह करवाते नजर आए कि दक्षिण हरियाणा ने लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने में अपना अहम योगदान दिया है, लेकिन फिर भी उनकी बात को दरकिनार किया। मलाल ये है कि मुख्यमंत्री वो बन जाए, मलाल उन्हें ये है कि आने वाले वक्त की राजनीति को तय करने के लिए, अहिरवाल की अपनी पकड़ को मजबूत रखने के लिए आगामी वक्त में यहाँ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन पार्टी हाईकमान के द्वारा बार बार दरकिनार किए जाने का मलाल राव इंद्रजीत सिंह को यहाँ पर कहीं ना कहीं अंदर से खलता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरीके से उनकी बयानबाजी सामने आई है वो भी वाकई दिलचस्प है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आगामी वक्त में अपनी रणनीति के आधार पर सरकार को चलाती हुई नजर आती है, किस तरीके से आने वाला वक्त यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण रुख अख्तियार करता है। राव इंद्रजीत सिंह क्या बगावत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री को बनने को लेकर के हाईकमान के सामने जिस तरीके से अड़ते हुए नजर आए। विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण के दौरान भी हमने देखा कि राव इंद्रजीत सिंह अपने समर्थित विधायक बनाने के लिए प्रत्याशियों के नाम का रिकमेंडेशन देते हुए नजर आए। उनके समर्थन वाले तमाम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया, जबरदस्त जन प्रचार उनकी तरफ से किया गया, और अहिरवाल में 11 प्रमुख सीटें जहां पर यादव वोट बैंक बाहुल्य है, वहां पर 10 सीटों पर जीत दिलाने में उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया। राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि अहिरवाल के लोगों को बार बार दरकिनार किया जा रहा है, और ऐसे में उन्हें किसी पद या फिर किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की आवश्यकता नहीं है। वह सिर्फ अहिरवाल के सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और आगामी वक्त में इस लड़ाई को प्रमुखता के साथ लड़ते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।